नमस्कार। आज हम बात अमृतपाल सिंह की कर लेते हैं। देखिए, अमृतपाल सिंह ऐसा नाम तो नहीं है जिस पर बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसी समस्या ज़रूर है जिस पर चर्चा करनी चाहिए। अमृतपाल सिंह, खालिस्तान, भारत और वैश्विक मीडिया और भारत के लिए समस्या, ये चार ऐसे अहम बिंदु हैं जिस पर विस्तार से समझने पर इस पूरे मामले को समझने में आसानी होगी। पहली बात, खालिस्तान क्या है, खालिस्तान की समस्या क्या है, अमृतपाल सिंह कौन है, भारत और विश्व की मीडिया किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, और क्या ऐसी कोई समस्या है जो आने वाले दिनों में भारत के लिए बड़ी समस्या हो सकती है। तो हम शुरू करते हैं पहले खालिस्तान पर। देखिए, खालिस्तान को लेकर के बहुत सारी चीज़ें आप जब देखेंगे, तलाशेंगे गूगल पर, तो बहुत सारी जानकारियां आजकल अवेलेबल हैं। और जब से अमृतपाल का प्रकरण हुआ है और भारतीय मीडिया ने जिस तरीके से इसको परोसा है, तो बहुत सारे लोग, जो लोग पहले खालिस्तान के बारे में नहीं जानते थे, वो भी अब ज़रूर जान गए होंगे। समस्या क्या है कि नहीं है, ये सारी बातें लोगों को समझ में आ गई होंगी। मैं आपको बहुत ज़्यादा इतिहास में नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा इतिहास उनका जाना जाए, लेकिन समस्याओं को समझना ज़रूरी है। और साथ साथ इस व्यक्ति के बारे में देखिए, अचानक एक व्यक्ति किसी एक घटना के बाद हिंदुस्तान पहुंचता है। हिंदुस्तान पहुंच के वो अचानक बहुत प्रचलित हो जाता है। देश के तमाम बड़े मीडिया संस्थान उसका इंटरव्यू करने लगते हैं। वो अपनी बात कहता है और अपनी बात में वो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से रखता है। वो कहता है कि भारत का पासपोर्ट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मैं क्या हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मेरे लिए ये भारत का पासपोर्ट अहमियत नहीं रखता, सिर्फ मेरे ट्रैवल का एक दस्तावेज है। एक बात। और दूसरी बात वो कहता है कि अगर गृह मंत्री हम पर बहुत ज़्यादा सख्ती करेंगे तो उनको इतिहास याद रखना चाहिए, इंदिरा गांधी का भी इतिहास याद रखना चाहिए। ये वो भाषण में कहता है। जब मीडिया उस पर सवाल जवाब करती है तो वो उससे कतराता है। प्रश्न उठता है कि आखिर मीडिया को इस व्यक्ति को हवा देने की क्या ज़रूरत थी। पहली बात, जब कोई व्यक्ति देश के गृह मंत्री के बारे में ऐसे सवाल करे, ऐसी बातें कहे और पुरानी किसी दुर्घटना का जिक्र करे, तो सतर्क होना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन चूँकि भारतीय मीडिया का, खासकर टेलीविज़न का जो दौर है, जो स्थितियां हैं, उसमें वो कहने को बहुत स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्रता की सीमा किस कदर जानी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो उसको ठीक से समझ में आता नहीं है। खैर, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन जिस तरीके से उसको प्रमोट किया गया वो भी ठीक नहीं था। फिर एक घटना घटती है पंजाब में। घटना के बाद उस थाने में उसके समर्थकों को छुड़ाने के लिए वो पूरी भीड़ लेके चला जाता है। वो सब आप लोगों ने देखा होगा। और अचानक 18 मार्च के बाद परिस्थितियां बदलती हैं और एक के बाद एक उस पर FIR दर्ज होने लगते हैं, मामले दर्ज होने लगते हैं, और आखिरकार उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उस पर एक मामला दर्ज होता है और उसकी जांच शुरू होती है और उसकी खोजबीन शुरू होती है। फिर वो भागने लगता है। अभी भी वो भाग रहा है। खैर, ये सब आप लोगों को मालूम होगा। मैं इसलिए इस बात को आज यहाँ से कर रहा हूँ क्योंकि जैसे ही उसकी दबिश शुरू होती है हिंदुस्तान में, ब्रिटेन में पहली बार ऐसा हुआ कि उसके समर्थकों ने ब्रिटेन हाई कमीशन में, ब्रिटेन में भारतीय हाई कमीशन जो है, जिसको भारत भवन कहते हैं, लंदन में, वहाँ पहुँचकर तिरंगे का अपमान करते हैं, तिरंगा वहाँ से उतारते हैं और अपना झंडा वो वहाँ पर टांग देते हैं। और वहाँ पर रविवार का दिन होता है और रविवार के दिन वहाँ पुलिस व्यवस्था नहीं होती, जिसकी वजह से ये सारी घटना घटती है। भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। भारत की आपत्ति ऐसी रही कि उसके बाद जब अगले दिन उसका विरोध होता है और वहाँ भारतीय जो हिंदुस्तान के लोग जो ब्रिटेन में रहते हैं, ख़ास तौर पर सिख समुदाय भी, ये सारे लोग वहाँ पहुँचकर पुरानी घटना का विरोध करते हैं। उसके एक दिन बाद, 2 दिन बाद
फिर एक पूरा समुदाय वहाँ पहुँचता है, लेकिन तब तक पुलिस की व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है और उस व्यवस्था की वजह से वहाँ कोई घटना नहीं घटती है। हालांकि वो खालिस्तान का नारा लगाने वाले लोग पुलिस पर बोतल फेंकते हैं, अंडे फेंकते हैं, ये घटना घटती है, लेकिन पुलिस की व्यवस्था हो गई थी तब तक। इस बीच में क्या हुआ, दिल्ली में जो ब्रिटिश हाई कमीशन है वहाँ पर भी सिख समुदाय के लोग पहुँचे और उन्होंने कहा कि देखिए भाई हम तो हिंदुस्तानी हैं, हमको हिंदुस्तान में ही रहना है। हम चंद लोग अगर कोई जा कर के कोई कुछ कहता है तो हम उसका विरोध करते हैं। और वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, लेकिन भारत सरकार ने इशारे में ब्रिटेन को थोड़ा सा समझाया और वहाँ पर ब्रिटेन हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था में तो कोई कमी नहीं की, बैरिकेड्स हटा दिए सिंबॉलिक तरीके से। इस सिंबॉलिज्म का असर ये हुआ कि ब्रिटेन को लगा कि नहीं, भारत इस पर सख्त रवैया अपना रहा है। खैर, ये तो घटना घट गई। अब इस घटना के बाद जो परिस्थितियां हैं, अब इस परिस्थिति को समझिए। मैं उस परिस्थिति पर आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या हो रहा है, एक व्यक्ति अचानक तो इतना बड़ा हुआ नहीं होगा कि उसकी वजह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग उसके पक्ष में विरोध करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। ये इस मामले को अगर पूरा देखेंगे, होता क्या है, ब्रिटेन में भी हो रहा है, सैन फ्रांसिस्को में भी हो रहा है, यानी अमेरिका में भी हो रहा है, कनाडा में भी हो रहा है, हर जगह एक लगातार खालिस्तान की मांग उठती है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना तो घटती है 23 मार्च को, शहीद आजम भगत सिंह की बरसी के दिन। क्या होता है, यहाँ पर कुछ खालिस्तानी जो खालिस्तान की मांग करते हैं, वो लोग, उसमें से एक व्यक्ति भगत सिंह को भी भला बुरा कहता है। भगत सिंह एक गद्दार, भगत सिंह कामरे गद्दार सी और गद्दार सी जिसने सिख कौम को अत्तवादी साबित किया। चलिए, एक तरफ 1 मिनट को हम छोड़ देते हैं कि कोई व्यक्ति एक अलग देश की मांग कर रहा है, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हिंदुस्तान में रहते हुए एक अलग राज्य की मांग तो समझ में आती है, एक अलग देश ही मांग लें आप तो समझ में आता है कि आप कहीं ना कहीं से प्रेरित हो रहे हैं। अच्छा, आप बात करते हैं गुरु नानक की, भाई ननकाना साहब तो पंजाब चला गया, तो आप मांगिए ना जाकर वहाँ, तो आप वो तो मांग नहीं सकते। दरअसल क्यों नहीं मांग सकते, क्योंकि इस पूरे खालिस्तान का जो मूवमेंट है, जो पूरा समर्थन है, वो ISI के द्वारा ही फैलाया जाता है। उसमें बाहरी संस्थाएं, दूसरे देशों में जो संस्थाएं होंगी वो कितना उसमें मदद करती होंगी नहीं मालूम, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ISI इस पूरी घटना के पीछे पूरी ताकत से जुटा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो भारत में, चूँकि भारत का हिस्सा पंजाब या पाकिस्तान का पंजाब सीमावर्ती इलाके हैं, तो वहाँ पर वो एक तरफ कश्मीर में समस्या पैदा करता है और एक तरफ पंजाब में समस्या पैदा करता है। तो वहाँ पर वो समस्या पहले कई बार कोशिश कर चुका, काबू पाया जा चुका है उस पर, अब उसको फिर दोबारा से उसको आगे बढ़ा रहा है। अब देखिए समस्या कहाँ कहाँ है। समस्या ये है कि जब आप ब्रिटेन आते हैं और ब्रिटेन में इस तरीके के प्रदर्शन होते हैं, तो उन प्रदर्शनों में यहाँ की सरकार बहुत सख्त नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ का ह्यूमन राइट बहुत पावरफुल है। मानवाधिकार यहाँ ऐसा है कि मनुष्य की कीमत बहुत ज़्यादा समझी जाती है, उसकी जान की कीमत। तो हर स्तर पर आपको वो सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। फिर क्या है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या यहाँ हो, सिख जो समुदाय है वो अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए ख़ास तौर पर ब्रिटेन इतना ज़्यादा अपने आप को उनकी तरफ ढाल लेता है कि बहुत सारी परिस्थितियों में वो उनकी कमियों को नज़रअंदाज करता है। प्रश्न ये है कि क्या ये ठीक है। उसको अगर समझेंगे तो उसमें 2 बातें हैं, एक तो राजनीतिक पहलू है और एक ये मानवीय पहलू है। राजनीतिक पहलू ये है कि ब्रिटेन में भी बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सिख समुदाय की जो वोटर्स हैं वो बहुत प्रोमिनेंट हैं, पावरफुल हैं, लेकिन अकेले वो रिज़ल्ट पर असर नहीं डालते। तो उनको वो वोट तो चाहिए होते हैं, लेकिन उस इलाके में मुस्लिम समुदाय भी बहुत है, क्योंकि जहाँ पर ये हैं वहाँ पर वो भी हैं।
और उस मुस्लिम समुदाय में पाकिस्तान से आए हुए मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। तो ये प्रश्न उनके साथ दिमाग में रहता है कि इस दोनों समुदाय को, चूँकि दोनों समुदाय भारत में अल्पसंख्यक है, तो इस दोनों समुदाय पर होने वाले किसी भी तरीके के प्रहार को थोड़ा सा और एनालाइज करके हम उस पर कोई एक्शन लें। इसकी वजह से उनको थोड़ी छूट मिलती है। जिस तरीके की घटना यहाँ पर घटती है ब्रिटेन में, उस तरीके की घटना हिंदुस्तान में सीधे राजद्रोह के मामले में जाएगा, देशद्रोह है वो। लेकिन यहाँ पर उसकी छूट मिली हुई है। एक तो उनके देश का मामला नहीं है, और दूसरा ये पूरा मामला ऐसा है कि मानवीय मूल्यों पर उनको थोड़ी छूट देते हैं वो। तो एक तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। और हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपको इस बात को समझने की और देखने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान का बहुसंख्यक सिख जो बहुतायत में जो वहाँ पर लोग हैं, वो एक अलग राज्य या अलग देश की मांग बिल्कुल नहीं करते, और इसके बारे में लगातार वहाँ पर बातें होती रहती हैं। देखिए, पंजाब में जो मौजूदा सरकार है, जिसके मुखिया भगवंत मान हैं, जब उनकी सरकार चुनी जा रही थी या चुनाव प्रचार चल रहा था, तब भी ऐसे सवाल उठे थे कि इनकी फंडिंग उस तरीके के लोगों की वजह से है जो खालिस्तान को समर्थन देते हैं। तो आने के बाद जब ये जीत कर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि समस्याएं बढ़ेंगी। हालांकि इनके लोग, इनके खालिस्तान समर्थक तो शायद कम जीते, लेकिन एक पूर्व IPS सिमरनजीत सिंह मान, जो प्रखर रूप से, मुखर रूप से खालिस्तान के समर्थक हैं, वो जीत गए, संगरूर से सांसद हैं। और एक अच्छी बात ये है कि डिमांड उनकी चाहे जो भी हो, वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ करके अपनी बात रखना चाहते हैं। तो भारतीय संविधान के हिसाब से वो चुनावी राजनीति में आना चाहते हैं। तो ये जो लोग हिंदुस्तान से बाहर चले आए, जिनका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है, अब हिंदुस्तान की सरकार ने थोड़ी सख्ती भी बरती है। जो लोग यहाँ पर हैं या दूसरे देशों में हैं, उनका जो कार्ड होता है, OCI कहते हैं जिसको, जिसकी वजह से मतलब अगर वो नागरिक किसी दूसरे देश के हो गए हैं तो भारत आने जाने में उनको सुविधा हो, इसलिए उनको एक कार्ड दिया जाता है। उस कार्ड पर अब सख्ती बरती जा रही है, उनको रद्द किया जा रहा है ताकि वो भारत आ ही नहीं सके, क्योंकि चंद मुट्ठी भर लोग हैं, उनको काबू में करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इसमें दो बातें बहुत गंभीरता से सोचनी होगी। एक तो सरकार का एक्शन क्या हो, और दूसरा मीडिया का एक्शन क्या हो। मीडिया को इन जैसे लोगों को, जो लोग इस तरीके की गलत मांग करते हैं, उस तरीके के लोगों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। बहुत सारी ऐसी मीडिया हाउसेस हैं, ख़ास तौर पर वैश्विक मीडिया हाउस, में किसी का नाम लेना नहीं चाहता, जो हिंदुस्तान में भी एक्ट करते हैं। वो बहुत सटल तरीके से, बहुत महीन तरीके से, जिसको कहते हैं खालिस्तान, अलग खालिस्तान की मांग को समर्थन हवा देते हुए नज़र आते हैं। उस पर भी आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर भारतीय एजेंसियों को भी, और भारत की सरकार को भी, और भारतीय जनमानस को भी। क्योंकि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो पिछले कुछ समय में लगातार दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। इस वजह से भी दुनिया भर में अलग अलग देशों में अलग अलग किस्म की परेशानियां बढ़नी शुरू हुई हैं। हम आर्थिक तौर पे भी मजबूत हुए हैं, हम विकसित हो रहे हैं, और दुनिया भर में हमारी ताकत दिख रही है। कोविड में हमने देखा 225 करोड़ डोज दे देना वैक्सीन का, पूरे यूरोप और पूरे अमेरिका मिला करके भी इतनी आबादी नहीं होगी जितने डोज हमने दे दिए वैक्सीनेशन के, कोविड वैक्सीनेशन के। तो आप समझिए कि इस पूरी परिस्थिति में बहुत ही समझदारी के साथ एक्शन लेना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में समस्याएं बढ़ेंगी। इस बीच ब्रिटेन ने ये किया है कि जिस व्यक्ति ने इंडियन हाई कमीशन के बाहर से झंडा उतारा था, अवतार सिंह खंडा, उसको गिरफ्तार कर लिया है। अवतार सिंह खंडा कुलवंत सिंह खुकराना, जो KLF यानी पहले जिसने खालिस्तान की मांग की थी 70 के दशक में, उसका एक प्रमुख व्यक्ति रहा है, एक टेररिस्ट रहा है, और उसका बेटा है ये। तो जाहिर सी बात है कि ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। अब आप समझिए, एक व्यक्ति पंजाब से कम उम्र में, एक नौजवान दुबई जाता है ट्रक ड्राइवर के तौर पे, फिर वहाँ से अचानक जब वो 10 साल बाद हिंदुस्तान आता है
तो वो एक बहुत बड़ा चेहरा बनने की कोशिश करता है और खालिस्तान का झंडा उठा करके चलता है, उसके पीछे लोग चलने लगते हैं। ये एक दिन में तो नहीं हो रहा है, इसके पीछे पूरी साजिश रची जा रही है। उसको दुबई से जॉर्जिया भेजा गया ट्रेनिंग के लिए, और पता चल रहा है कि पंजाब में आने के बाद कहने को क्या कह रहा है कि हम नशे के जो समस्या है, युवाओं में जो नशा की समस्या है, नशे की, पंजाब में ख़ास तौर पर, हम उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। जांच में जो पहली दौर की जांच हुई, इसमें यह मालूम हुआ है कि उसकी फंडिंग ही नशेड़ी कर रहे हैं। मतलब कि जो नशे के बड़े व्यापारी हैं, जिन्होंने पूरे पंजाब को तहस नहस किया है, वही उसकी फंडिंग कर रहे हैं। तो वो किस तरीके से वो काम कर रहा है। कुछ संस्थाएं उसने शुरू की और वहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशन शुरू किए उसने, और जिसमें उसने कहा कि हम शिक्षा दे रहे हैं लोगों को और ट्रेन कर रहे हैं कि नशा से कैसे, नशा मुक्ति केंद्र आप कह लीजिए उसको। पता चला कि वहाँ पर वो अलग खालिस्तान मांग को लेकर के लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। तो ये एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, रणनीति है, वैश्विक उस पर उसको सपोर्ट है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से उसको समर्थन मिल रहा है, और उसका विरोध करने पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लड़ाइयाँ भी हो रही हैं। अभी हाल में हमने देखा कि ब्रिटेन में एक गुजरात के एक व्यक्ति को किस तरीके से एक खालिस्तान समर्थक व्यक्ति ने कितनी गालियाँ दी। तो इसका मतलब ये है कि चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं, जो यहाँ पर ब्रिटेन में इंडियन हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने बहुत सख्त लहजे में जो रिटेलिएट किया, जो बातें कही हैं, और यहाँ का जो सिख समुदाय उनसे मिलने गया, उसने भी कहा कि चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से हम हिंदुस्तान के खिलाफ अपने आप को नहीं मान रहे। लेकिन वो ये ज़रूर इस बात की तकलीफ़ उन लोगों को है कि चंद लोगों की वजह से एक पूरे समुदाय को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाने लगेगा। ख़ास तौर पर कंजर्वेटिव एमपी हैं बॉब ब्लैकमैन, उन्होंने भी इस पूरी घटना को कहा कि देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, ये बस कुछ लोगों का गिरोह है, समूह है, इसको हमें दरकिनार करना चाहिए। अब सवाल जो उठता है, जो मैं पहले भी कहा था, कि आखिर ये पनप कैसे रहे हैं। तो ख़ास तौर पर यूरोपीय देशों में मानवाधिकार को लेकर के इतनी सरकारें सजग होती हैं या लोग सजग होते हैं कि इसकी वजह से इनको ये छूट मिल जाती है इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने का। लेकिन भारत में हम सब लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है, और इस तरीके की घटनाओं को नज़रअंदाज नहीं करते हुए इग्नोर करने की भी ज़रूरत है। आपको नज़रअंदाज नहीं भी करना है, नज़रअंदाज भी करना है, यानी नज़र रखनी है लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देना है। इसीलिए मैं छोटा एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि देखिए, हिंदुस्तान में चंद ऐसे लोग जो हिंदुस्तान की एकता अखंडता के ख़िलाफ़ काम करते हैं, उन लोगों की वजह से हम लोगों को परेशान तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सतर्क ज़रूर रहना चाहिए। फिर हाजिर होंगे। अगर कुछ सवाल आपके मन में रह गए हों, मैं इतिहास में इसलिए नहीं गया कि मैं नहीं चाहता कि इसके इतिहास पे मैं बार बार बात करूं, क्योंकि इतिहास तो आपको मिल ही जाएगा, और ऐसा भी कोई बहुत गौरवान्वित इतिहास है नहीं कि जिसकी चर्चा की जाए, है ना। तो अगर आपके कुछ सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, हम फिर हाजिर होंगे, कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।